अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मुश्तरका तौर पर जहाज साजी पर इत्तफाक किया है, यानी दोनों मुल्क मिलकर जहाज बनाएंगे। कमर्शियल सेक्टर के अंदर जहाज बनाने में बांग्लादेश को सबकत हासिल है। छोटे और दरमियाने दर्जे के जहाज ना सिर्फ बांग्लादेश अपने लिए बना रहा है बल्कि दर्जन से ज़्यादा मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर चुका है, जबकि पाकिस्तान अपनी नेवी के लिए जहाज और आबदोज़ें मुल्क में बना रहा है। तो दोनों मुल्क अगर कोलैबोरेट करते हैं तो दोनों को क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे और 150 बिलियन डॉलर्स की इस शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, वफाकी हुकूमत ने बैंकों को किसानों को ज़्यादा कर्जा देने की सूरत में मराद देने का ऐलान किया है। ये अहम डेवलपमेंट है ताकि किसान आड़ती के पास जाके महंगे दामों कर्जे लेने की बजाय बैंकों से सस्ते दामों कर्जा ले सके। ये खबर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मुश्तरका तौर पर जहाज साजी पर इत्तफाक किया है। दोनों मुल्क मिलकर जहाज बनाएंगे। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया के अंदर राइजिंग शिप बिल्डिंग हब के तौर पर देखा जा रहा है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कमर्शियल जहाज बांग्लादेश अपनी ज़रूरत के लिए भी बना रहा है। पिछले 15 से 20 सालों के दौरान बांग्लादेश ने इस फील्ड में बहुत तरक्की की है और फिर बांग्लादेश अब दर्जन से ज़्यादा मुल्कों को अपने बने हुए जहाज एक्सपोर्ट भी कर चुका है। इसके साथ साथ बांग्लादेश दुनिया का पहला लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है जिसने ओशियन गोइंग शिप बनाए हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसे इलाके में वाक़ है जहाँ पर नदी नालों दरियाओं की बहुतात है। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा ज़रिया कश्तियों के ज़रिए है। तो इस तरह पैसेंजर फेरीज वहाँ मुल्क में बन रही हैं, अनाज ले जाने वाले बल्क कैरियर बन रहे हैं, कंटेनर शिप बन रहे हैं, टैंकर शिप बन रहे हैं, फिशिंग ट्रॉलर्स बन रहे हैं। तो इन चीज़ों के अंदर बांग्लादेश को महारत हासिल है। अब ये तमाम किस्म की शिप जो है बांग्लादेश बनाकर यूरोप में जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड को एक्सपोर्ट कर चुका है। अफ्रीका के अंदर कीनिया, तंजानिया, नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर चुका है। गल्फ़ के ममालिक में जाएं तो यूएई और ओमान को एक्सपोर्ट कर चुका है। अगर एशिया की बात करें तो इंडिया, सिंगापुर और हांगकांग को भी एक्सपोर्ट कर चुका है। यही वजह है कि अब बांग्लादेश इस मैदान में पाकिस्तान से आगे है। वहाँ पे कॉस्ट भी कम है, उन्हें टेक्नोलॉजी भी अटेन की है। इसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान नेवी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से बांग्लादेश से कहीं आगे है। हम चाइना के ताउन से पाकिस्तान में 2 इस वक्त आबदोज़ों पे काम कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इससे पहले हमने फ्रांस के ताउन से पाकिस्तान में आबदोज़ें बनाई थी, फिर फ्रगेट्स पाकिस्तान में बन रही हैं। तो नेवी में हम लोग अब छोटे जहाज़ और दरमियाने दर्जे के जहाज़ डिज़ाइन भी करने की पोजीशन में आ गए। पाकिस्तान का पहला डिज़ाइन करता और पाकिस्तान की पहली डिज़ाइन करता और बनाई हुई पेट्रोल बोट लॉन्च भी कर दी गई है। हमने चंद दिन पहले इस पर वीडियो भी की थी। तो दोनों मुल्क अगर इकट्ठे इस फील्ड में आते हैं तो उनसे हम कमर्शियल नेवी के अंदर मदद लेंगे, वो हमसे अपनी डिफेंस नेवी के अंदर मदद लेंगे। R&D शेयर होगी, दोनों की कॉस्ट ऑफ लेबर कम है, मार्केट एक्सेस पाकिस्तान को मिल सकेगा। जिन मार्केट्स के अंदर बांग्लादेश जाकर अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, अपने जहाज़ एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को मौका मिलेगा। बांग्लादेश की नेवी के लिए हम चीज़ें बना के दे सकेंगे। तो विन विन सिचुएशन है। उनके लोगों को हम ट्रेन कर सकते हैं, हमारे लोगों को वो ट्रेन कर सकते हैं। इस सबसे फ़ायदा क्या होगा कि जो 150 बिलियन डॉलर सालाना की नए जहाज़ों की इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री, उसमें दोनों मुल्क एक अच्छा खासा हिस्सा ले सकते हैं। इस वक्त उसमें चाइना की इजारादारी है। 50 से 70% तक दुनिया के नए जहाज़ अब चाइना में बन रहे हैं, बाकी सारे मुल्क उसके बाद आते हैं। तो चाइना के साथ हमारी ऑलरेडी दोस्ती है। हम कहते हैं हिमालय से ऊंची है और समंदर से गहरी है, शहद से मीठी है। तो हम उनसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जो दरिया हैं उनमें अगर हमने सामान की तरसील शुरू कर दी, जिन्हें इनलैंड वाटरवेज कहते हैं, तो वो हमारे यहाँ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का सबसे सस्ता ज़रिया साबित हो सकते हैं। याद रहे, जिन मुल्कों के अंदर दरियाओं, नदी नालों के जरिए सामान की तरसील होती है तो वो सबसे सस्ता जरिया होते हैं। इसका मुआवजा कुछ यूँ है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर ट्रक के जरिए अगर आप 1 टन सामान 10 रुपये में 1 किलोमीटर तक ले जा पाते हैं, तो वही 1 टन सामान
रेलगाड़ी के जरिए, ट्रेन के जरिए 4 रुपये में 1 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। जबकि वही सामान अगर आप बहरी जहाज़ के जरिए ले जाना चाहें, कश्ती के जरिए ले जाना चाहें, तो सिर्फ कॉस्ट 1 से 2 रुपये आती है। कॉस्ट कटिंग भी हो गई, सड़कें भी नहीं टूटी, रश भी नहीं हुआ और पोल्यूशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का खराज भी कम होता है। लेट्स होप कि दोनों मुल्कों की मोहब्बत आगे बढ़ेगी और मज़ीद इस मामले में नए वेंचर्स देखे जा सकेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। वफाकी हुकूमत ने बैंकों को हिदायत जारी की हैं कि वो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी कर्जा दें। जो बैंक ज़्यादा किसानों को कर्जा देगा तो पिछले साल की निस्बत इजाफी आने वाले किसानों के बस उनको 10,000 रुपये बतौर इनाम दिए जाएंगे फ़ी किसान। इसका मकसद है कि बैंक किसानों को भी अकोमोडेट करें। पहले बैंक किसानों को कर्जा देने में लेतो लाल से काम लेते थे। फिर जो फर्स्ट लॉस कवरेज है, नुकसानात की सूरत में 10% हिस्सा जो है वो वफाकी हुकूमत बियर करेगी। 30 लाख रुपए तक का कर्जा देने की बात की गई है 1 साल के लिए, और जो गन्ने के किसान हैं उनको 1.5 साल के लिए कर्जा दिया जाएगा। अब पिछले साल का अगर फिगर देखें तो पाकिस्तान भर में बैंकों से किसानों ने 2,535 अरब रुपए का कर्जा लिया था और 1 साल के फर्क से इसमें 14% का इजाफा हुआ है। इसके पैरेलल किसान जो आड़तियों से कर्जा लेते हैं वो 3,000 से 4,000 अरब रुपए सालाना है और आड़तियों से कर्जा आसान मिल जाता है, उनको बहुत डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनका शरह मुनाफा ज़्यादा होता है। वो 30, 40, 50% तक मुनाफा आपसे कमा लेते हैं, या कुछ केसेस में आपको मजबूर करते हैं कि उनकी प्राइस के ऊपर आप अपनी ज़रिए अजनास उनको बेचें या उस टाइम पर बेचें जिस टाइम पे मार्केट में उस गंदम का, कपास का रेट टूटा होता है। तो हुकूमत अगर किसानों को अपने कदमों पे खड़ा करना चाहती है तो इस मामले में अखुवत फाउंडेशन ने एक ज़राई कर्ज़ हसना का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसमें किसानों को बिला सूद कर्जा दिया जाता है और वो अपनी फसल के बाद जितना कर्जा लिया होता है उतना ही वापस कर देते हैं, अगली फसल पे फिर कर्जा ले लेते हैं। तो इस तरीके से अगर किसानों को हम लोग बाशऊर करें, छोटे किसानों का बिला सूद कर्जा देना शुरू करें, या उसकी पैदावार के अंदर आप शेयर होल्डर बन जाएं। इस्लामी जो स्कॉलर्स हैं उनकी मदद से कुछ ऐसा मॉडल भी बनाया जा सकता है कि जितनी पैदावार हो उस हिसाब से आप प्रॉफिट में शेयरिंग कर लें। नुकसान हो तो बैंक नुकसान में भी शेयरिंग करे, सैलाब आ जाए, आंधी आ जाए, फसल तबाह हो जाए। तो इस तरीके से हम किसानों को बहुत सारी आसाइश दे सकते हैं, मुल्क का ज़रूरी सेक्टर आगे ले जा सकते हैं। किसानों को ट्रैक्टर बिला सूद अगर यूरोप दे रहा है, अगर कनाडा में मिल रहे हैं, तो हमें भी इस तरफ आना चाहिए। अब वहाँ पर किसान होकर वो मराहत लेते हैं जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट लेते हैं, तभी तो वो मुल्क आगे हैं और हम कहीं पीछे धक्के ले जा रहे हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।